नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो हमने पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ लिया है। अब हम मुगल प्रशासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे। क्योंकि अगर कोई भी साम्राज्य इतने लंबे वर्षों तक रहता है तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो अच्छी और मजबूत होगी, तभी वो साम्राज्य इतने लंबे समय तक चल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मुगलों की प्रशासन व्यवस्था देखेंगे, उसके बाद सैन्य व्यवस्था, उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के बाद हम मुगलों का साहित्य, उनकी मुद्रा प्रणाली और लास्ट में मुगल काल में आए विदेशी यात्री देखेंगे। और जब हम इन सब के बारे में पढ़ लेंगे तो लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले आप पूरी वीडियो को देखें, समझें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो शुरुआत हम करते हैं मुगलों के प्रशासन से। तो मुगलों ने शासन करने के लिए अपना जो साम्राज्य था उसको कैसे विभाजित किया हुआ था। तो सबसे बड़ा तो साम्राज्य होता है, साम्राज्य से छोटा था सूबा। सूबा यानी कि अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे सबसे बड़ा है भारत, तो भारत यानी कि साम्राज्य, साम्राज्य से छोटा है सूबा। सूबा अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्य, और सूबे से छोटा होता था सरकार। सरकार यानी कि जिला, जैसे आज राज्य के अंदर जिले होते हैं उसी प्रकार सूबे के अंदर सरकारें होती थी। सरकार यानी जिले। सरकार से छोटा होता था परगना, परगना से छोटा होता था गांव। यानी कि मुगलों की प्रशासनिक विभाजन में सबसे छोटी इकाई होती थी गांव, गांव से बड़े होते थे परगना, परगना से मिलकर बनते थे सरकार, सरकार यानी जिले, जिले से मिलकर बनता था सूबा, सूबा यानी कि राज्य, और राज्यों से मिलकर बनता था साम्राज्य। तो सबसे बड़ी इकाई थी साम्राज्य और सबसे छोटी इकाई थी गांव। तो ये तो था प्रशासनिक विभाजन, यानी कि साम्राज्य को बांटा कैसे गया था। अब हम देखते हैं कि इस पर शासन कैसे किया गया, साम्राज्य पर शासन व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले है केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रथम व्यक्ति सम्राट होता था, यानी कि सबसे ऊपर कौन होता था, सम्राट यानी कि बादशाह। और राज्य की समस्त सैनिक और असैनिक शक्तियां सम्राट में ही निहित होती थी, यानी कि बादशाह ही सबसे शक्तिशाली होता था। अब हम देख लेते हैं कि सम्राट के पदाधिकारी कि कौन कौन से अधिकारी राजा ने यानी कि बादशाह ने नियुक्त किए थे, मुगल शासकों ने। जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे ना, उसी प्रकार की रैंक है। तो राजा के बाद सबसे ऊपर होता था वजीर, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री आजकल का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री यानी कि सभी मंत्रियों में से प्रधान, यानी कि बादशाह के बाद इसकी रैंकिंग होती थी वजीर की, जिसे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। उसके बाद होता था शाही दीवान। शाही दीवान आज के परिप्रेक्ष्य में समझें तो शाही दीवान कौन होता था, वित्त मंत्री। उसके बाद तीसरा अधिकारी है मीर बख्शी। तो मीर बख्शी कौन होता था, तो सैन्य विभाग का अध्यक्ष। जैसे आज हम देखें तो रक्षा मंत्री को उस समय मुगल प्रशासन में मीर बख्शी कहा जाता था। तो वजीर, शाही दीवान, मीर बख्शी। उसके बाद है सद्र उस सुदूर। तो ये कौन होता था, तो ये धार्मिक मामलों का मंत्री होता था। सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों का मंत्री होता था। उसके बाद अगला मंत्री है काजी उल कुजात। ये न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी कि न्याय मंत्री। कौन, काजी उल कुजात। उसके बाद है मीर ए सामा। तो मीर ए सामा का काम क्या होता था, तो शाही घराने की देखभाल करने वाला होता था। यानी कि जो बादशाह होता था उसका जो परिवार होता था उसकी देखभाल कौन करता था, तो मीर ए सामा ये शाही घराने की देखभाल करने वाला मंत्री होता था। उसके बाद है मीर ए आतिश। तो मीर ए आतिश कौन होता था, तो तोप खाने का ये प्रमुख अधिकारी होता था। याद रखिएगा ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां पर ऐसे प्रश्न बनता है कि बताइए मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में धार्मिक मामलों का मंत्री कौन होता था, तो उसे क्या कहा जाता था, उसे सद्र उस सुदूर कहा जाता था। इसलिए आपको याद होना चाहिए सब। तो मीर ए आतिश कौन होता था, ये तोप खाने का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद है मीर ए बहर। तो मीर ए बहर कौन होता था, ये जल बेड़े का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद है मीर ए मुंशी। तो मीर ए मुंशी कौन होता था, ये पत्राचार विभाग का अधिकारी होता था। उसके बाद है दरोगा ए डाक चौकी। तो ये डाक एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। कौन, दरोगा ए डाक चौकी। उसके बाद है मुहतसिब। तो मैंने पहले भी पढ़ा था
मुहत्तसिब कौन होता था? तो ये धार्मिक अधिकारी होता था जो कि राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ पर हमने बादशाह के द्वारा नियुक्त किए गए सभी पदाधिकारी देख लिए। तो औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, शाही दीवान जिसकी हैसियत वित्त मंत्री के बराबर होती थी उस समय। तो सबसे लंबा कार्यकाल मुगल प्रशासन में देखा जाए तो वजीर के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल मुगल प्रशासन में देखा जाए तो असद खान का था। इसने औरंगजेब के समय लगभग 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। ये एक एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने कवर किया है। उसके बाद है कि मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है कि मीर बख्शी द्वारा किस पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद सेना को हर महीने का वेतन मिलता था? तो उस पत्र का नाम होता था सरखत। तो मीर बख्शी के द्वारा सरखत पर हस्ताक्षर करने के बाद ही मुगल प्रशासन में जो सेना होती थी उसको वेतन मिल पाता था, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं केंद्रीय प्रशासन तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। तो जिस प्रकार पूरे केंद्र में प्रशासन व्यवस्था थी उसी प्रकार राज्यों में भी यानी कि प्रांतों में भी प्रशासन व्यवस्था थी। जैसे आज हम देखते हैं कि केंद्र की सरकार होती है और राज्य की सरकार होती है, तो उसी प्रकार उस समय भी केंद्र के अधिकारी होते थे और राज्यों के भी अधिकारी होते थे। तो केंद्रीय प्रशासन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतों को उस समय सूबा कहा जाता था। तो प्रांतीय प्रशासन को व्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को जाता है और प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का प्रतिरूप था। तो जिस प्रकार केंद्रीय प्रशासन के अधिकारी थे उसी प्रकार प्रांतीय प्रशासन के भी अधिकारी थे। तो प्रांतों के कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे प्रमुख होता था सूबेदार। तो ये सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था और इसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था और इसे सैनिक एवं न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जिस प्रकार मुख्यमंत्री है ना राज्य में, उसी प्रकार उस समय सूबेदार होता था। केंद्र में देखा जाए साम्राज्य में सबसे बड़ा बादशाह होता था और राज्य में यानी कि सूबे में सबसे बड़ा सूबेदार होता था। उसके बाद है दीवान। तो दीवान ये वित्त मंत्री होता था और यह अपने कार्य के लिए केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये जो दीवान होता था ये सूबेदार के लिए उत्तरदायी नहीं होता था बल्कि ये केंद्र के बादशाह के लिए उत्तरदायी होता था। उसके बाद है बख्शी। तो ये प्रांतों में सेना की देखभाल और उनके निरीक्षण के लिए था। जिस प्रकार हमने केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी देखा था, वो सैन्य विभाग का अध्यक्ष था, उसी प्रकार प्रांतीय प्रशासन में बख्शी होता था जो कि प्रांतों की सेना की देखभाल और उनके निरीक्षण के लिए था। उसके बाद है सद्र। तो ये प्रांतों में धार्मिक हितों की रक्षा करता था। उसके बाद अगला मंत्री है काजी। तो ये सूबेदार के बाद यह प्रांत का सर्वोच्च न्यायाधीश था, यानी कि अगर प्रांत में कोई भी दिक्कत आती थी तो निर्णय कौन लेता था? सूबेदार। और सूबेदार के बाद अगर किसी को निर्णय लेना होता था तो निर्णय लेने के पद पर कौन था? काजी। ये सूबेदार के बाद सर्वोच्च न्यायाधीश था, याद रखिएगा। तो केंद्र का प्रशासन हमने देख लिया, प्रांतीय प्रशासन भी देख लिया। अब देखते हैं सरकार यानी कि जिले का प्रशासन। तो जिले को सरकार कहा जाता था और प्रत्येक सूबा अनेक जिलों में विभाजित था। जिस प्रकार जिलों से मिलकर अब राज्य बनता है उसी प्रकार उस समय जिलों से मिलकर यानी कि सरकार से मिलकर सूबा बनता था। तो प्रत्येक सूबा अनेक जिलों में विभाजित था और जिले को उस समय सरकार कहा जाता था। तो जिस प्रकार सूबे का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था उसी प्रकार जिले का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। ये जिले का प्रमुख अधिकारी था और यह सैनिक अधिकारी होता था। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना फौजदार का काम होता था। उसके बाद है अमल गुजार। ये जिले का वित्त अधिकारी होता था। कौन? अमल गुजार। उसके बाद तीसरा पद है काजी। तो ये जिले का मुख्य न्यायाधीश होता था। इसमें से आपको फौजदार याद रखना है कि जिले का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था? फौजदार। सूबे का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था सूबेदार और जिले का प्रमुख अधिकारी होता था फौजदार। तो जिले के बाद है परगना। तो परगना के प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था शिकदार। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि परगना का प्रमुख सैन्य अधिकारी कौन होता था? तो शिकदार होता था। तो सूबे का प्रमुख अधिकारी सूबेदार, जिले यानी कि सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार, परगना का प्रमुख अधिकारी शिकदार। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, सूबेदार, फौजदार और शिकदार। उसके बाद आता था गांव का प्रशासन। तो मुगल शासक गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, यानी कि
गांव में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मुगल अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाते थे, बल्कि परंपरागत रूप से ग्राम पंचायतें ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा आदि की देखभाल करती थी। तो ग्राम पंचायतों के द्वारा ही गांव का प्रशासन चलता था। तो गांव का एक मुख्य अधिकारी होता था जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता था, और इसी ग्राम प्रधान को कहीं कहीं पर खुद, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। और इसकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था जो कि राजस्व कार्यों को देखता था। कौन? पटवारी। और मुगल काल में पटवारी को राजस्व का 1% दस्तूरी यानी कि उसकी कमीशन के रूप में दिया जाता था। तो मुगल काल में जो पटवारी होता था उस गांव में जो राजस्व इकट्ठा करता था ना, उस राजस्व का 1% उसको उसकी कमीशन के रूप में यानी कि उसकी तनख्वाह के रूप में दिया जाता था पटवारी को। तो गांव का प्रमुख कौन होता था? प्रधान, जिसको खुद, मुकद्दम या चौधरी कहते थे। और गांव के राजस्व कार्य को देखने के लिए कौन नियुक्त होता था? पटवारी। तो यहाँ पर हमने केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिले का प्रशासन, परगना का प्रशासन और गांव का प्रशासन यानी कि पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देख ली। अब हम मुगलों की सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं। तो मुगलों की सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि यही मनसबदारी व्यवस्था पूछी जाती है। और मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो IAS और IPS अधिकारी है ना वर्तमान में, तो उस समय वो मनसबदार होते थे और इसी को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। उनकी अपनी रैंक होती थी और रैंक के हिसाब से ही उनको वेतन मिलता था, और जितनी ऊपर की उनकी रैंक होती थी उतने ही उनके अंदर सैनिक होते थे। तो हम देख लेते हैं। तो जो ये मनसब शब्द है ना, ये फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका तात्पर्य है किसी व्यवस्था में किसी का स्थान यानी कि उसकी रैंक क्या है। अर्थात किसी सरकारी सेवा में मनसब उसकी स्थिति का सूचक है। तो सर्वप्रथम मध्य एशिया में मंगोलों ने यह व्यवस्था शुरू की थी। कौन सी? मनसबदारी व्यवस्था। और बाद में भारत में इस व्यवस्था को अकबर ने 1575 ईस्वी में प्रारंभ किया। और अकबर से पहले मध्यकालीन व्यवस्था में सरकारी सेवकों के 3 वर्ग होते थे। पहला सैनिक अधिकारी, दूसरा लेखा अधिकारी और तीसरा बुद्धिजीवी वर्ग। तो अकबर ने क्या किया? इन तीनों को मिला दिया और ये तीनों मिलकर क्या कहलाए? मनसबदार। यानी कि सैन्य अधिकारी, लेखा अधिकारी और बुद्धिजीवी वर्ग, इन तीनों को मिला दिया और ये तीनों मनसबदार कहलाए। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था के 2 मुख्य सिद्धांत थे। पहला कि सभी मनसबदार व्यक्तिगत रूप से सम्राट के अधीन होंगे, यानी कि वो बादशाह के ही हुक्म को मानेंगे। और दूसरा कि प्रत्येक मनसबदार को 2 पद दिए जाते थे। पहला जात पद। जात पद यानी कि उसकी रैंक। तो मनसबदार का व्यक्तिगत दर्जा था, ये उसकी वरिष्ठता का सूचक था। जात पद से ही उसका वेतन निर्धारित होता था, यानी कि उसकी रैंक थी जात पद। जितना ऊपर उसका जात पद होता था उतना ही ज्यादा उसको वेतन मिलता था, उतनी हाई उसकी रैंक होती थी। और दूसरा था सवार पद। तो इसमें एक मनसबदार को कितने घोड़े तथा घुड़सवार रखना है यह निर्धारित होता था। तो उसके जात पद के ही हिसाब से उसको सवार पद मिलता था। सवार पद में यानी कि कितने घोड़े और घुड़सवार रखने हैं। तो प्रत्येक मनसबदार को 2 पद दिए जाते थे। पहला जात पद यानी कि उसकी रैंक, और दूसरा सवार पद यानी कि उसके अंदर कितने सैनिक रहेंगे, कितने घोड़े रहेंगे और घुड़सवार रहेंगे। तो जात पद और सवार पद ये मनसबदारी व्यवस्था के हिस्से थे। उसके बाद आगे है कि जहांगीर ने सवार पद में दू अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी। तो दू अस्पा का क्या अर्थ है? तो दू अस्पा का तात्पर्य है कि एक सवार के पास 2 घोड़े होंगे, इसका मतलब है दू अस्पा। और सिंह अस्पा का क्या अर्थ है? तो सिंह अस्पा से तात्पर्य है कि एक सवार के पास 3 घोड़े होंगे। तो दू अस्पा का अर्थ है कि एक सवार के पास 2 घोड़े, और सिंह अस्पा का अर्थ है कि एक सवार के पास 3 घोड़े होंगे। ये व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी, दू अस्पा और सिंह अस्पा। तो जो ये मनसबदारी व्यवस्था है ना, ये वंशानुगत नहीं होती थी, बल्कि योग्यता ही इसका मुख्य अधिकार होता था। यानी कि अगर कोई मनसबदार है तो जरूरी नहीं है कि उसका बेटा ही अगला मनसबदार बनेगा, बल्कि ये योग्यता के आधार पर डिसाइड होता था, याद रखिएगा। और 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। 500 से लेकर 2500 तक का मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा कहा जाता था। और 2500 से अधिक तक मनसब प्राप्त करने वाला
अमीर आजम कहलाता था, याद रखेगा। तो ये सबसे बड़ा मनसबदार होता था अमीर आजम। सबसे छोटा होगा मनसबदार, उससे बड़ा 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाला उमरा, और 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाला अमीर आजम होता था। तो सैन्य व्यवस्था हमने देख ली। अब हम देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हुआ था और अकबर ने टोडरमल को शाही दीवान के पद पर नियुक्त किया था। टोडरमल ने 1580 ईस्वी में आईने दहशाला नामक व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो कि दावती प्रणाली का उत्तम रूप था। दहशाला मैंने आपको अकबर की वीडियो में ही बताया था कि इसमें क्या होता था कि पिछले 10 वर्षों का किसान की फसल का एवरेज निकालकर उस पर लगान लिया जाता था। इस व्यवस्था को दहशाला कहा जाता था। ये टोडरमल के द्वारा, यानी कि ये अकबर का ही नौरत्न था टोडरमल, इसके द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई थी, दहशाला। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक परगने के कानूनगो को यह निर्देश दिया गया था कि भूमि को 4 वर्गों में बांटा जाएगा। पहला पोलज, यानी कि जिस भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती हो उसे पोलज कहा गया। तो जो भूमि जितनी उपजाऊ होगी उसी प्रकार वहां से उतना कर लिया जाएगा। तो सबसे ऊपर होती थी पोलज। पोलज यानी कि जहां पर प्रत्येक वर्ष खेती हो। उसके बाद आती थी प्रति, जिसमें एक वर्ष छोड़कर अगले वर्ष खेती की जाए, उसे प्रति भूमि कहा जाता था। उसके बाद है चांचर, जिसमें 3 या 4 वर्ष के अंतराल में खेती हो, उसे चांचर कहा गया। उसके बाद है बंजर, जिसमें 5 वर्ष से खेती न हुई हो, उसे बंजर भूमि कहा गया। तो पोलज, प्रति, चांचर और बंजर, इस प्रकार भूमि को बांटा गया था। और सबसे अधिक कर पोलज वाली भूमि पर लगता था, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। पोलज के बाद प्रति पर कर लगता था, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ष छोड़कर खेती होती थी। उसके बाद चांचर पर कर लगता था, क्योंकि यहाँ पर 3 या 4 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। बंजर भूमि पर कर नहीं लगता था, क्योंकि यह जमीन खेती के योग्य नहीं होती थी। तो अकबर भू राजस्व के अतिरिक्त प्रत्येक बीघा पर 10 सेर अनाज भी लेता था, जिसे दहसेरी कर कहते थे। तो भू राजस्व तो लगता ही था, पर भू राजस्व के अतिरिक्त प्रत्येक बीघा पर 10 सेर अनाज भी लिया जाता था, जिसे दहसेरी कर कहते थे। और अकबर ने अजमेर में भू राजस्व घटाकर 1/7 और बाद में 1/8 कर दिया था। तो अजमेर पर इसने बहुत ही कम भू राजस्व कर लगाया था। उसके बाद है औरंगजेब के समय भू राजस्व 1/2 लिया जाता था। वैसे देखा जाए तो अकबर 1/3 भू राजस्व कर लेता था, परंतु औरंगजेब ने कर को बढ़ा दिया और 1/2 यानी कि 50% टैक्स कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। और मुगल काल में जो किसान थे, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया था। पहले हमने देखा कि मुगल काल में भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था और किसानों को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहले किसान थे खुद काश्त, दूसरे थे पाही काश्त और तीसरे थे मुजारियन। तो ये खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है खुद काश्त। तो यह किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के ये निवासी होते थे, तो उन्हें कहा जाता था खुद काश्त। ये जहां के निवासी थे वहीं की भूमि पर ये किसानी करते थे। उसके बाद है पाही काश्त। तो यह किसान दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे, उन्हें पाही काश्त कहा गया। और तीसरे किसान होते थे मुजारियन। यह किसान खुद काश्त किसानों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे, यानी इनके पास कृषि करने के लिए भूमि नहीं होती थी, ये भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। तो किसानों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। खुद काश्त यानी कि अपनी भूमि पर ही किसानी, दूसरा पाही काश्त दूसरे गांव में जाकर किसानी, तीसरा मुजारियन अपनी भूमि नहीं है, भूमि को किराए पर लेकर किसानी। तो खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन, ये 3 वर्गों में किसानों को बांटा गया था। उसके बाद आगे अब हम मुगल कालीन साहित्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले है तुजुके बाबरी। तो ये बाबर की आत्मकथा है। इसमें बाबर के बारे में जानकारी मिलती है और उसको बाबर के द्वारा ही लिखा गया है, तुजुके बाबरी। उसके बाद है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा हुमायूं की आत्मकथा है और ये हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? हुमायूं नामा। उसके बाद है तारीखे शेर शाही। तो शेर शाह के जीवन का वर्णन है इसमें तारीखे शेर शाही में, और इसे अब्बास खां शरवानी के द्वारा लिखा गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तुजुके बाबरी, तारीखे शेर शाही या हुमायूं नामा
किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। तो जूके बाबरी बाबर के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा, तारीखे शेरशाही अब्बास खां शरवानी के द्वारा। उसके बाद है अकबरनामा। तो ये दूसरी अकबरनामा है जो एग्जाम में पूछी जाती है। वो फारसी वाली अकबरनामा है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पर ये जो अकबरनामा है ये अब्दुल्ला फैजी सरहिंदी के द्वारा लिखी गई थी। और जो फारसी में अकबरनामा है, जो अकबर की आत्मकथा है, वो अबुल फजल के द्वारा, जो कि उसका नवरत्न था। हमने अकबर वाली वीडियो में पढ़ा था ना अबुल फजल के बारे में, अकबर के नवरत्न के बारे में, तो इसी ने अकबरनामा लिखी थी। और अकबरनामा में अकबर के शासन के 46 वर्षों का विवरण प्राप्त है। और अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। इसका तीसरा खंड आईने अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है किताब, अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा। उसके बाद है तारीखे हक्की। तो इसमें अकबर की धार्मिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है और यह किताब अब्दुल हक देहलवी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है शाहजहांनामा, यानी कि इसमें शाहजहां का विवरण है। तो शाहजहांनामा मोहम्मद सादिक खां के द्वारा लिखी गई है। तो ये सभी आपको याद रखनी है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम मुगल कालीन साहित्य पढ़ रहे हैं। तो मुगलों के ही काल में कुछ अनुवादित ग्रंथ हैं, यानी कि जो भारतीय ग्रंथ थे ना उन्हें फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, अनुवादित किया गया था, वो भी देख लेते हैं। तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग स्थापित किया था और उसका अध्यक्ष बनाया था फैजी को। तो फैजी भी अकबर के नवरत्न थे, हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो फैजी को अनुवाद विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से हुआ और बदायूनी एवं टर्क खां के सहयोग से इसका अनुवाद हुआ। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है, तो उसे रज्मनामा कहा जाता है। उसके बाद है कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, बदायूनी ने किया था। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। उसके बाद है अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो मुगलों की राज्य भाषा कौन थी? फारसी भाषा थी, इसीलिए इन किताबों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उसके बाद है राज तरंगिनी का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना सीरी के द्वारा किया गया। उसके बाद है गणित की पुस्तक लीलावती, इसका फारसी भाषा में अनुवाद खुद फैजी ने किया था। उसके बाद है पंचतंत्र, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सुहाइली के नाम से किया। तो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है ये अबुल फजल ने किया था और इसका नाम रख दिया अनवर सुहाइली। उसके बाद आगे अब हम मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली देख लेते हैं। तो मुगल काल में सोने, चांदी एवं तांबे की मुद्राओं का प्रचलन था। तो 3 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, सोने, चांदी और तांबे की। और मुगल कालीन मुद्रा गोल एवं चौकोर आकार की होती थी और इन मुद्राओं पर टकसाल का नाम, सम्राट का नाम और जारी किए गए वर्ष का नाम अंकित होता था। और सोने की सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा इलाही थी, जिसका प्रचलन अकबर के द्वारा किया गया था। इसका नाम रखा गया था इलाही। यह मुगल काल में सोने की सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी, इलाही। और चांदी की मुद्रा में रुपया सबसे महत्वपूर्ण था। इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो हमने पढ़ा था ना कि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था और बीच में ही सूरवंश की स्थापना की थी। तो शेरशाह सूरी ने ही चांदी का रुपया चलाया था। और मुगल काल की मुद्रा प्रणाली में देखा जाए तो इलाही और रुपया में 1:10 का अनुपात था, यानी कि अगर 10 चांदी की मुद्राएं बनेगी तो 1 सोने की मुद्रा बनेगी। तो ये इसका अनुपात था। चांदी की मुद्रा यानी कि रुपया, इलाही यानी कि सोने की मुद्रा, इसका अनुपात होता था 1:10। उसके बाद है जलाली नामक चांदी की मुद्रा का प्रचलन अकबर ने करवाया था और ये रुपए के आधे के बराबर थी। तो शेरशाह सूरी ने जो चांदी की मुद्रा चलाई थी वो थी रुपया और अकबर के द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा थी वो थी जलाली। अकबर का नाम था ना जलालुद्दीन अकबर, तो इसी के द्वारा जलाली चांदी की मुद्रा चलाई गई थी। और मुगल काल में रुपया और दाम इसका अनुपात होता था 1:40। और अकबर की कुछ मुद्राओं में राम और सीता का चित्र अंकित है और देवनागरी लिपि में राम और सिया लिखा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है कि किस मुगल शासक के समय मुद्राओं पर राम और सीता के चित्र अंकित करवाए गए, तो अकबर के समय, याद रखिएगा। और इस पर देवनागरी लिपि में राम और सिया भी लिखा गया। तो ये हमने मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली देख ली।
अब हम मुगल काल में आए कुछ विदेशी यात्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले है रोल्फ फिच। तो ये अकबर के समय पहुंचने वाला एक अंग्रेज यात्री था और इसने फतेहपुर सीकरी एवं आगरा की तुलना लंदन से की थी। किसने? रोल्फ फिच ने। ये अकबर के समय भारत में आया था। उसके बाद है कैप्टन हॉकिंस। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था कैप्टन हॉकिंस को। उसके बाद है सर टॉमस रो। तो ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये भी जहांगीर के ही दरबार में आया था, कैप्टन हॉकिंस भी और सर टॉमस रो भी। और सर टॉमस रो तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर टॉमस रो विदेशी यात्री किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद है पित्रो डेलावले। तो ये इटालवी यात्री था जो कि 1623 ईस्वी में सूरत पहुंचा था और इस समय जहांगीर ही शासक था। उसके बाद है पीटर मुंडी। तो ये भी इटालवी यात्री था और ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद है ट्रेवर नियर। तो ये भी इटालवी यात्री था और इसने 1638 से लेकर 1663 ईस्वी के बीच भारत की 6 बार यात्रा की थी। किसने? ट्रेवर नियर ने। और हीरे के व्यापारी होने के कारण हीरा व्यापार के बारे में इसका विवरण महत्वपूर्ण है। किसका? ट्रेवर नियर का। उसके बाद अगला विदेशी यात्री है मनुची। ये भी इटालवी यात्री है और भारत आकर इसने शाहजहां के अंतर्गत दारा शिकोह की सेना में तोपची की नौकरी भी की थी। किसने? मनुची ने। और बाद में इसने चिकित्सक यानी कि डॉक्टर का पेशा अपना लिया था। उसके बाद है बर्नियर। तो शाहजहां के समय में ये भारत आया था और शाहजहां के पुत्रों के बीच में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसने किया था। किसने? बर्नियर ने। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मुगल काल में दीवान कौन था? तो मुगल काल में दीवान कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दीवान वित्त मंत्री होता था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो सेना का प्रधान होता था, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीर बख्शी। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन होता था? तो मुहतसिब ये लोक आचरण अधिकारी होता था, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा में दू अस्पा और सिंह अस्पा इसकी सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी? तो दू अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे, यानी कि जो किसान दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे उन्हें कहा जाता था, उन्हें पाही काश्त कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि जलाली नामक चांदी की मुद्रा का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? तो जलालुद्दीन अकबर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।